This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः माघकृष्ण द्वितीया दिनांक 18 फेब्रुवारी 2022 रसरत्नसमुच्चय शङ्खं चक्रं जलौकान्दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अथ चतुर्दशोऽध्यायः राजयक्ष्मादिचिकित्सितम्। ये चिकित्सिनम ये थोड़ा अजब है, इसमें सभी में किया गया चिकित्सितम होना चाहिए। अग्निमांदम ज्वरम शैत्यम, तो ज्वर होना चाहिए था। वांति शोणित पूययोः सत्वहानिश्च दौर्बल्यम रोगराजस्य लक्षणम। तो अग्निमांद्य, ज्वर, शैत्य और रक्त और पूय की वांति तो ये काफी गंभीर अवस्था है। आगे वाली अवस्था इस प्रकार की है, एम्पायमा जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था को भी ट्रीट करते थे पुराने जमाने में। तो ये काफी हमारे लिए प्रशंसनीय बात है। अभी आयुर्वेद के बारे में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, खास करके इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में, कि आयुर्वेद अगर इतना महान है तो बड़े बड़े लोग इस प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर मृत्यु उनकी क्यों हो गई। शिवाजी महाराज या फिर सवाई माधवराव पेशवे, ये खास करके उदाहरण के तौर पे बताए जाते हैं। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि साहस या शक्तिमान अतिक्रम्य, शक्ति को जज न करते हुए शक्ति के बाहर इस प्रकार का काम करना, ये मुख्य कारण है जिसके जरिए उनको जो बुखार हुआ, या सवाई माधवराव को तो राजयक्ष्मा हुआ इस प्रकार से, और उनकी मौत हो गई। तो इसमें आयुर्वेद का क्या रोल है? अगर हमारे स्थिति में ये इस प्रकार से असाध्य इस प्रकार की बीमारी है और कारण अगर बहुत ही स्पष्ट है, तो ये ट्रो हम ट्रीट नहीं कर पा रहे थे, और फिर एलोपैथी में माइक्रोस्कोप के जरिए जो जंतुओं की खोज हुई और फिर बाद में एंटीबायोटिक्स आए, तो उसी के कारण आधुनिक वैद्यक ने
इन सभी रोगों पर विजय पाई है और एक उनका बड़ा योगदान है, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। वैद्य का सत्ता, ये जो आनंद नाडकर्णी की किताब है, उसमें उन्होंने राजेक्ष्मा के बारे में, टीबी के बारे में बताया है। और अमेरिका में टीबी डिटेक्ट होने के बाद उस समय ऑकरेंस उसका 75% वगैरह ऐसा कुछ था। और फिर जब ये एंटी ट्यूबरकुलर एकेटी ट्रीटमेंट उपलब्ध हुई, तब तक ये 12 तक नीचे गिरा था। और केवल अमेरिका के समृद्धि का आलेख यही उसमें कारण था। तो अमेरिका में टीबी कंट्रोल हुआ, वो दवाइयों से नहीं हुआ। दवाइयां जब आई तब तो पहले ही वो काफी कंट्रोल हो चुका था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के जो ऐतिहासिक संदर्भ है, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए इस प्रकार से। और सर्वांगीण दृष्टिकोण ये आयुर्वेद का दृष्टिकोण है, आयुर्वेद की खासियत है। और अभी सभी तरीके के अगर कारण हो और लक्षण अभिव्यक्ति हो, बल कम हो, तो राजायक्ष्मा के मरीज टिक नहीं पाते हैं, जो फिलहाल हम HIV में देखते हैं। HIV के सभी मरीज राजायक्ष्मा से मरते हैं। तो ये बात इसमें स्पष्ट है कि जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है HIV में, तो राजायक्ष्मा जोर करता है और फिर उन्हीं के जरिए मौत होती है। अब बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं, HIV पॉजिटिव होते हैं, लेकिन फुल ब्लोन एड्स नहीं होता। जब एड्स हो जाता है तब ये मरते हैं, राजायक्ष्मा जैसे लक्षण दिखा के मरते हैं। तो इस प्रकार की हालत में भी हम क्या कर सकते हैं, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन जो आक्षेप लगाए जाते हैं आयुर्वेद के ऊपर कि अगर ये इतना बड़ा साइंस था और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो ये क्यों हुआ, इस प्रकार से पूछते रहते हैं। और उनको मुंह तोड़ जवाब देना एक आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। रसस्य तुल्य भागेन हेमभस्म प्रकल्पयति। तो पारद के तुल्य भाग हेमभस्म, तालकं गंधकं तुल्यं माक्षिकं रसकं शिलाम। हरताल, गंधक, ये तुत्थ, माक्षिक, रसक और शिला का मतलब मेरे ख्याल में मैंने शिला यही होगा इस प्रकार का। पारद स्वर्ण भस्म एक भाग, हरताल एक भाग, शुद्ध गंधक एक भाग, शुद्ध तुत्थ एक भाग, स्वर्ण माक्षिक भस्म एक भाग, कर्पर भस्म एक भाग और शुद्ध मनशील एक भाग। रस साम्येन युञ्जीत तुत्थम भस्मीकृतं न्यसे। और जितना रस है उतना ही तुत्थ भस्मीकृत भी डाले। तो पहले वैसे ही डालना है। शुद्ध तृतीया में चौथाई भाग टंकन तथा मार्जार की विष्ठा मिलाकर दही के साथ अच्छी तरह घोटकर शराब संपूर्ण पे बंद कर लघु पुट दे। ये तो बताया, ये यहाँ आया नहीं यहाँ पे। रससाम्येन युञ्जीत तुत्थं भस्मीकृतं न्यसेत् वह्नौ भस्मीकृतं चैव मयूरक सुतुत्थकं किञ्चित् टङ्कणकं दत्त्वा मार्जारस्य विषायुतं प्रथमं पुटयेत् दध्ना द्वितीयं मधुना स। ये काफी अजीब ही है। तो भस्मीकृत तुत्थ उसमें डाले, रस जितना है उतना। वह्नौ भस्मीकृतं चैव मयूरक सुतुत्थकम। शुद्ध तृतीया में चौथाई भाग शुद्ध टंकण मार्जार की विष्ठा मिलाकर दही के साथ अच्छी तरह घोटकर शराब संपन्न पे बंद कर लघु पुट दे। योग्य द्रव्यों का भस्म करने योग्य द्रव्यों का भस्म बना ले और पारद गंधक की कज्जली बना ले।
तो इन्होंने मयूरक सुतुक्तकम के बारे में कुछ लिखा नहीं है। शिला का इन्होंने शिलागतु अर्थ किया है। पंचामृति तो कनक सुंदर रसस्तुल्यभावेन रससमत्वं तुत्थादीनां विशेषशोधनमाह तुत्थं भस्मीकृतमिति मयूरसुतुत्तकं ग्रीवाभं तुत्तकम्। तो मयूर ग्रीवाभ जैसा तुत्तक होना है। मार्जारस्य विषा विडाल पुरुषेण मयूर ग्रीवाभम तुत्थम तुल्येन विडाल पुरुषेण टंकण पादेन च सह मिलयित्वा दध्ना सह सम्मर्द्य प्रथम पुटम दद्यात्। तो मयूर का जैसा तुत्थ, उत्तम तुत्थ, उसमें टंकन डाल के और बिडाल या मार्जार इसका पुरीश वो उतना ही डाले और फिर दही डालकर घोट कर पुट दे दे। द्वितीय मधुनास, दूसरा जो पुट देना है वो मध के साथ देना है। तालकम शोधयेत अग्रे कुष्मांड क्षार पाचनात् तैले पचेत ततः सम्यक चूर्णे व परिशोधयेत। तो तालक जो हरताल जो है वो पहले शोधन कर ले कुष्मांड क्षार पाचनात्, कुष्मांड क्षार से पाचन करके उसका ये कर ले, शोधन कर ले। तैले पचेत ततः सम्यक चूर्णे व परिशोधयेत, और फिर तेल में उसका पचन करना है। हरताल का पहले सामान्य शोधन करने के बाद कुष्मांडे के रस में यवक्षार मिलाकर दोलायंत्र में स्वेदन करने के बाद तिल तेल में या चूर्णोदक में अलग अलग एक प्रहर स्वेदन कर शुद्ध कर ले। गंधकम शोधयेत दुग्धे रसकम नरवारिणा माक्षिकम सिंधु संयुक्तम बीज पूर्व रसे पचेत। तो गंधक का शोधन दूध में करना है। ये दूध में करते हैं और घी में डालते हैं इस प्रकार से, या घी के साथ करते हैं और दूध में डालते हैं, मुझे अभी पक्का याद नहीं, लेकिन घी के साथ करते हैं, दूध में डालते हैं गंधक का। रसकम नरवारिणा, खरपर जो है रसक वो नरमूत्र में उसका शोधन करे। माक्षिकम सिंधु संयुक्तम बीज पूर्व रसे पचे। माक्षिक जो है स्वर्ण माक्षिक वो बीजपुर ये महाड़ुंग इसके रस में उसका पचन करे सैंधव डाल के। जयंती द्रव संपिष्टाम शिलाम तत्रैव पाचे। स्वर्णमक्षी को सैंधा नमक बिजोरा नमक। जयंती नींबू के पाचन करे और जयंती के रस के साथ पीसकर मनशील को पूर्वोत्पाचन करे। तो जयंती द्रव से मनशील का पाचन इस प्रकार से करे। एकीकृत तथा सर्वम अर्क क्षीरेण मर्दयत, तो सभी का इकट्ठा करके अर्क क्षीर से मर्दन करना है। जयंती भृंगराजाभ्याम वासा पाठा कृषानुभी। जयंती भृंगराज वासा पाठा और कृषाणु का मतलब अग्नि यानी कि चित्रक इस प्रकार का होगा। अगस्ती लांगलीभ्यांच प्रत्येकम दिवसम शनैहि, और अगस्ती और लांगली कलदावी इन सभी का एक एक दिवस धीरे धीरे खल करे। ततस्तु गोलकम बद्ध्वा पश्चेत पूर्ववदार होता चूर्णयित्वा ततः सम्यक भावेद आर्द्रकाम होना। तो अब गोलक बांध कर पश्चेत पूर्ववद आरुता चूर्णयित्वा ततः सम्यक, ये इसका फिर से पचन करना है। जयंती भृंगराज अड़ूसा पाठा चित्रक अगस्त्य कालिहारी इन सबों के रस के साथ धीरे धीरे एक एक दिन मर्दन करे और उसका गोलक बनाकर पूर्ववत दोला यंत्र द्वारा पाचन करे और निकालकर चूर्ण बना ले। इसके बाद अदरक के रस के साथ अच्छी तरह भावित करे तथा व्योश के क्वाथ के साथ सात सात बार भावित करे।
भवेद् भावेद् आर्द्रकाम्बुना सप्तधा व्योष निर्वासे निर्यासे हि रसः कनकसुन्दरः गुञ्जाद्वयं त्रयं चास्त्रयं वास्य राजयक्ष्मापनुत्तये। तो ये कनक सुंदर रस बनता है, उसका 2 गुंजा या 3 गुंजा मात्रा में राजयक्ष्मा के लिए प्रयोग करें। मधुना पिप्पली भिश्च मरीचैर्वा घृतान्वितैः। मधु, पिप्पली या मरीचा और घृत, इनके साथ में स्नेहेद रोगिणम लेहेत रोगिणम वैद्यो वयोबल विशोषवित विशेषवित। तो रुग्ण का वय और बल विशेष जानने वाला वैद्य इसका लेहन रोगी को करवाए। जयपाल अर्जोभिर्वा शुंठ्या गव्य कृताक्तया ददित शूलिने प्राज्ञ गुलिमिनेचे विशेषतः। जयपाल का चूर्ण या गव्य घृताक्त शुंठी, इसके साथ शूली में, जिसमें शूल है, इस प्रकार के गुलमी ने विशेषतः ये देना है। कादिवर्जम चरित पत्यम रुद्यम बल्यंच पूर्ववत। तो कादी वर्ग जो है वो उसका त्याग करे, वो मत सेवन, उसका सेवन नहीं करे। हृदय पल्य ये पूर्ववत सेवन करे। संधिपाते दधितैनम आर्द्रक द्रव संयुतम, तो आर्द्रक रस के साथ संधिपात में इसको दे। गुड़ुचि त्रिफला क्वातई संस्कृतो गुग्गुलुर्वरः। गुड़ुचि त्रिफला क्वात से संस्कृत गुग्गुलु ये श्रेष्ठ है। यहाँ सा आधे में ही छोड़ दिया ऐसा लगता है थोड़ा सा। अथवा शुद्ध जयपाल के चूर्ण के साथ या सौंठ के चूर्ण के साथ गाय के घृत मिलाकर बुद्धिमान व्यक्ति स्थूल शूल के रोगी में के लिए इससे तथा विशेषकर गुल्म के रोगी के लिए दे। इसके सेवन काल में ककारादि वर्ग को के द्रव्यों को करेला आदि त्याग दे और पूर्ववत हृदय और बल शक्तिकारक तथा बलकारक पथ्य का सेवन करे। इस रस का अदरक के रस के साथ संधिपात रोग में सेवन करें। इस रस के साथ गुड़ुचि स्वरस तथा त्रिफला के स्वाद संस्कृत शुद्ध गुगुल का प्रयोग उत्तम होता है। तो पारागंधक की कज्जली बनानी है और बाकी द्रव्य जिस प्रकार से शोधन करने हैं वो हर एक के बारे में आगे आगे बताया है। वो उस प्रकार से शोधन करके हाँ, जिन जिन का भस्म बनाना है वो भस्मीकृत करके इसमें डाले। और मयूर तुत्थक ये टंकण वगैरह देकर मार्जार की पुरीश के साथ और दही डाल के इसका मर्दन करे और फिर पुट दे। तो ये काफी अजीब चीज है। एक तो मार्जार का पुरीश ये अलग है, वो उतनी मात्रा में, जितना तुत्थ है उतनी मात्रा में देना है। टंकण देखे इस प्रकार से और दही में घोटकर पुट दे, मध में इस प्रकार के करके पुट दे, ये तो और अलग इस प्रकार की बात है। कनक सुंदर दूसरा एक पाठ है जो प्रवाहिका या गृहिणी में प्रयोग में लाया जाता है। शूल जहां ज्यादा होता है, लेकिन उसमें धतूर है और ये अलग ही पाठ है। काफी मुश्किल बनाना है। भस्म करने योग्य द्रव्यों का भस्म बना ले और पारद गंधक की कचेली बना दे। इसके बाद शुद्ध तृतीया में चौथाई वगैरह मिलाकर अच्छी तरह घोटकर सराव सराव संपुट में बंद कर लघु पुट दे। और फिर ये बहुत सारी भावनाएं उसको देनी है। बीच में एक बार दोला यंत्र में पचन भी करना है।
तो ये बताना काफी मुश्किल होगा कि इसकी कार्मुकता किस प्रकार से होगी। और इन सभी का क्या संबंध है बिडाल पुरुष और दही और मध इस प्रकार से देकर उसके बाद में पुट देना है, थोड़ा अजीब है। तो देखेंगे। अथ राजमृगांका रसभस्म त्रयो भागा भागैकं हेमभस्मकं मृतताम्रस्य भागैकं शिलागन्धकतालकं प्रतिभागद्वयं शुद्धम् एकीकृत्य विचूर्णयेत् वराटान् पूरयेत्तेन अजाक्षीरेण टङ्कणं पिष्ट्वा तेन मुखं रुद्ध्वा मृद्भाण्डे तन्निरोधयेत् शुद्धं गजपुटे पश्चात् चूर्णयेत् स्वाङ्गशीतलं रसो राजमृगाङ्कोऽयं चतुर्गुञ्चक्षयापः दशपिप्पलिका क्षौद्रैर्मरिचैर् मरीचैकोनविंशतिः सघृतैर्दीपयेत् वाथ रोगराज प्रशांतये। तो राजमृगांक रस शायद मिलता है मेरे जहाँ तक ध्यान। तो रसभस्म 3 भाग, एक भाग हेमभस्म, मृतताम्र एक भाग, शिलागंधक तालकम, प्रतिभागद्वयम ये दो दो भाग, तो मनुशिला गंध का हड़ताल, शुद्धम एकीकृतम विचूर्णयेत् ये सब शुद्ध करके विचूर्णयेत् करे, वराटान पूरयतेन अजाक्षीरेण टंकणम। तो वराट इस मिश्रण से भर देना है और अजाक्षीर के साथ टंकण का लेप पिष्ट्वा तेन मुखम मृद्वा उसका मुख बंद करे, मृद्भांडे तन निरोधयेत् शुद्धम गजपुटे पश्चात चूर्णयेत् स्वांगशीतलम और गजपुट में उसका पचन करे और फिर स्वांग शीतल होने पर ये रसः राजमृगांकोयम चतुर्गुंज क्षयापह। तो इसमें अनुपान जो दिया है या सहयोगी दश पिप्पलिका क्षौद्रे ही मरीचैकोन विंशति, 10 पिप्पली क्षौद्र और 29 मरीच, ये भी अजीब है 29। तो 19 मरीच, 10 पिप्पली और शहद इसके साथ इस सघृतई दापयद वाथ, अथवा नहीं तो ये मरीचैन का 29 और सघृतई उसका संबंध रहेगा। दश पिप्पला का और क्षोद्र और मरीच 29 मरीच और सघृत, 29 अजीब है थोड़ा सा। चूर्ण को कौड़ी में भरकर उसके मुख को बकरी के दूध के साथ टंकण को पीसकर उस कलक के बंद करे और मिट्टी के पात्र में रखकर कपड़ मिट्टी से मुख बंद कर दे। इसके बाद गजपुटे में रखकर पाक करे और स्वांग शीतल होने पर निकालकर चूर्ण बना ले। यह राजमृगांक रस है। इसको 4 गुंजा की मात्रा में देने से राजयक्ष्मा दूर हो सकता है, दूर राजयक्ष्मा को दूर करता है। इसको 10 पीपर का चूर्ण, 19 मरीच का चूर्ण मधु तथा गुरुत के साथ राजयक्ष्मा रोग को दूर करने के लिए सेवन करें। लेकिन मुझे तो लगता है कि दशपिप्पली का क्षौद्र ही अलग करेंगे, मरीच 29 सघृत ही। ये भी प्रिबी कलमजी रचना है कि ये संस्कृति दृष्टि से ठीक नहीं है। बिफोर इट वॉज अवेलेबल, नो महाराज मृगांक रस अवेलेबल। महाराजा मृगांक तो यहाँ तो नहीं है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। महाराजा मृगांक अतः शंखेश्वर, तो शायद ये बनाने में उतना कठिन नहीं है। अभी हमारे पास जो राजयक्ष्मा के मरीज होते हैं, राजयक्ष्मा यानी कि मॉडर्न का टीबी, तो ये काफी मुश्किल बात हो जाती है। और एलोपैथी के डॉक्टर को तो छोड़ ही दो, लेकिन आयुर्वेद के वैद्य भी अब दूसरा कोई चारा नहीं, एकेटी लेनी ही पड़ेगी इस प्रकार से बताते हैं। और फिर उसके साथ में चाहे तो आयुर्वेद की दवा दी जाती है।
तो कहीं ना कहीं हमें इससे छुटकारा पाना है कि जो व्यक्ति इस प्रकार के योग्य हो, जिसको बला अच्छा हो, बल मांस क्षीण नहीं है, और राजयक्ष्मा के लक्षण त्रिरूप, षड्रूप, एकादश रूप जो भी हो, उनमें इन जैसी दवाइयों का प्रयोग करते हुए उससे मुक्ति दिलवानी है और एकेटी में नहीं जाना है। अब बात ये होती है कि इस प्रकार से जो मरीज ठीक नहीं हो रहे हैं वो एकेटी में जाके ठीक होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस तो हो जाता है उसमें, लेकिन नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है, और उसके लिए अलग चिकित्सा करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी रोगी बच जाता है, ये एक बात स्पष्ट रूप से देखी गई है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी द्रव्यों की ताकत इसमें कम पड़ रही है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के योग ग्रंथों में है, उनको प्रचलन में लाने की कोशिश करें। और बाकी परहेज जो है, मांसमेवाश्नतो युक्त्या मार्द्विकम पिबतो अनुच अविधारित वेगस्य यक्ष्मान लभतेन्तरम, ये जो बात बताई गई है, तो मांसाशन इसमें जरूरी है। और चरकाचार्य ने तो ये भी कहा है कि अगर जुगुप्सा है मांसाशन के बारे में, तो जो परिचित मांस है उसके नाम से क्रव्याद मांस दे दे, कि जो मांस खाने वाले जो प्राणी है उनका मांस दे दे इस प्रकार से। और उससे जुगुप्सा न हो इसलिए वो बहाना बनाकर ये दूसरा किस्म मांस है ऐसा बताकर दे दे। मैंने पुनरसु में मांसरस में सिद्ध कृषरा ऐसे लोगों को दी है जो वेजिटेरियन है, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये काम करती है, लोगों को समझ में नहीं आता कि ये मांसरस सिद्ध इस प्रकार के है। वैसे अजमांस रसायन और अमृत पराश घृत ये भी उपलब्ध है बाजार में, उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर रोगी मांसाशन के लिए तैयार है तो दिक्कत नहीं है। मांसाशन के लिए अगर रोगी तैयार नहीं है तो दिक्कत वाली बात इस प्रकार की होती है। तो जैसे मैंने अभी मांसरस सिद्ध कृषरा ये देने का प्रयास किया है, तो उस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि खास करके जो लंग टीबी है उसके बारे में ज्यादा दिक्कतें आती है। पॉट स्पाइन या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ये वैसे भी एलोपैथी में कुछ होता नहीं है उसमें। तो हम अच्छी तरीके से उनको ट्रीट कर सकते हैं। इंटेस्टिनल टीबी एक और अलग है, ये इससे सभी के मरीज कम होते हैं। और अभी तो बगैर किसी सिम्टम्स के राजा एक्समा डायग्नोसिस हो जाता है, केवल एक्सरे के आधार पर पैच दिख रहा है इसलिए। तो ये भी थोड़ा अजीब मामला है। फिर भी ये सभी एकेटी तो शुरू कर देते हैं, 9 महीने इस प्रकार से लेनी है वगैरह वगैरह। और भी 6 ड्रग्स 7 ड्रग्स इस प्रकार की स्थिति है, इसमें केमोथेरेपिक ड्रग भी शामिल है। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। अभी सभी इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में हमें अलगता से सोचना पड़ेगा कि जंतुओं की ताकत बढ़ गई है, हमारी ताकत कम हो गई है, और इसलिए असाध्यता की तरफ जा रहे हैं। तो भली भांति सभी भावों को ध्यान में रखकर दिनचर्या वगैरह ये सभी जो है वो, और फिर अच्छा नैसर्गिक खाना, बकरी का दूध, ये बकरियों के साथ रहना, ये भी एक राजा यक्ष्मा की अहम चिकित्सा है। तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा।
तो जहां हमें आयुर्वेद ही करना है, लोग एलोपैथी लेने के लिए तैयार नहीं है, वहां तो हमें पूरी तो कोशिश करनी चाहिए। तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा। शंकस्य वलया निष्कम चतुर्निष्कम वराटकम। तो शंख नाभि एक निष्क चतुर्निष्कम वराटकम, चार निष्क वराटक, निष्कार्थम नीलतुत्थस्य, नीलतुत्थ अर्धा निष्क, और सर्वं तुल्यं तु गंधकम, और सभी के साथ उतना गंधक, गंध तुल्यम मृतम नाग, गंधक के इतना ही नागभस्म, नागतुल्य मृतम रसम, और नागतुल्य रस पारद टंकण मृत तुल्यम श्याम, और उसका ही टंकण मर्द्यम पाच्यम मृगांकवत, और फिर मर्दन करके मृगांकवत उसका पाचन करे। राजा यक्ष्मत हर सोयम नामना शंखेश्वरो मतः। तो इसमें वराट में डाल के उसका ये करे, अजाक्षीरण और टंकण के साथ लेप करे, मुख बंद करे, और फिर पुट दे। तो ये थोड़ा आसान है। पहला राजा मृगांक रस भी थोड़ा आसान है। तो वराटिका का रोल क्या है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। वराटिका में डाल के दग्ध करके पुट दे के फिर चूर्ण करे। और उसका नाम भी शंखेश्वर रस इस प्रकार से दिया गया है। तो ठीक है, थोड़ा देखते हैं। शंखेश्वर अवेलेबल है? मालूम नहीं मुझे, तो मैंने कभी सुना नहीं है। मृगांक पोट्टली, शंखनाभिं गवांग शेरे पेशे निष्क षोडश। तो शंखनाभि ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। और शंखनाभि अलग से मिलती भी है बाजार में, दवा बाजार में शंखनाभि अलग मिलती है। गवांग क्षीरे पेशे निष्क षोडश। तो षोडश निष्क गाय के दूध में उसका पेषण करे। तेन मूषा प्रकर्तव्या तन्मध्ये भस्म सूतकम, उससे मूषा बनानी है। हाँ, हाँ, हाँ। और इसमें भस्म सूतक, पारद भस्म डाले, निष्कार्धम गंधका त्रीणी, एक निष्कार्ध, और गंधक में से 3 निष्क, इस प्रकार से करने हैं। चूर्णीकृत्य विनिक्षिपेत रुद्ध्वा तत् वेष्टेत वस्त्रे मृत्तिका लेपयेत बहि। ये वस्त्र में एक करना है, मृत्तिका बाहर से लेप लगानी है। शोष्यम गजपुटे पच्चान मूषया सह चूर्णयेत, और फिर गजपुट में शोषण करके उस मूषा के साथ चूर्ण करे। गुंजैक अनुपानेन क्षयम हंति मृगांकवत। मृगांक रस, मृगांक पोट्टली आया है। मृगांक यानी क्या? हाँ, हाँ। मृगांक या अंक का मतलब लांछन इस प्रकार का होता है। तो मृग जिसमें लांछन जैसा है, एक चिन्ह जैसा है, ऐसा वैसे भी चंद्रमा है। और शायद मृगांकरस ये नाम ये चंद्रमा को पहले राजा यक्ष्मा हुआ था, और उसके हिसाब से ये मृगांक का नाम काफी बार आया है। मृगांक पोट्टली जो है वो अन्य जो हेमगर्भ पोट्टली वगैरह उससे काफी अलग है। शंखनाभि का चूर्ण गाय के दूध में घोटकर उसकी मूषा बनानी है। इसमें ये पारद वगैरह डालना है, गंधक पारद, ये 2 ही है एक्चुअली। भस्म सूतकम निष्कारम गंधका त्रीणी चूर्णीकृत्य
विनिक्षिपेत, और उसको मात का पड़ कर देना है। तो द्वेष्टेद वस्त्रे, और फिर बाहर से मृत्तिका का लेप देना है और फिर उसको पचन करना है। शोषण गजपुटे पश्चात मूषया सह चूर्ण, और फिर मूषा के साथ चूर्णन करे। तो इसमें पारा, गंधक और ये शंखना भी इतने ही द्रव्य है वास्तव में। अब तो पोट्टली क्यों कहा गया? पोट्टली में द्रव में दोला यंत्र में पाचन करते हैं वास्तव में, तो एक थोड़ा सा अलग इस प्रकार का हो जाएगा। और मृगांक का जैसे मैंने कहा कि मृग ये चिन्ह अंक रूप में जिसमें है, और ये शशि है या चंद्रमा है, और उसको पहली बार राजा यक्ष्मा हुआ था, इसलिए ये मृगांक इस प्रकार का नामाभिधान दिया होगा। अथ मातुलंगादि योगा, मातुलंगस्य मूलानि लाजचूर्णं ससैन्धवं मदना पिप्पली मदना युक्तं खादेत वान्ति प्रशांतये। हाँ, तो मातुलंग का मूल लाजा चूर्ण, ये पिप्पली और मध के साथ वांति के प्रशमन के लिए खाई। तो ये राजयक्ष्मा में होने वाली वांति या फिर किसी भी वांति के लिए सोच सकते हैं। हाँ, शंखेश्वर बाजार में मिलता है क्या? एक बार पूछ लेना। अथ रजन्यादि योगा, रजनी शंख पूगंच निष्कैकम वांति नाशनम। ये तो सभी वांति के लिए आए। रजनी शंख और पूग, एक एक निष्क। देखना चाहिए। निष्कार्धम टंकणम वात काकमाची द्रवहि पिबेत। अर्धनिष्क टंकण काकमाची द्रव के साथ प्राशन करें। मैं थोड़ा सा रजनी शंख पूग गर्भिणी सर्दी में उपयोग में आएगा क्या, थोड़ा सोच रहा था। गर्भिणी सर्दी कई बार अनकंट्रोलेबल हो जाती है, और उसमें क्या करना ये एक अहम मुद्दा रहता है। सुवर्ण सूचक, कामदुघा, दुर्वा वगैरह ये सब होते रहते हैं। बहुत सारे मरीजों में फायदा होता है, लेकिन कुछ इस प्रकार के होते हैं कि नहीं नहीं होता। तो मैं मायके जाने की सलाह देता हूँ, उससे भी काफी फायदा होता है। ससुराल में रहती है तो ये चालू रहता है, मायके में जाती है तो बंद हो जाता है। तो लेकिन ये शंख, पूग और रजनी ये चल सकेगा। अलग तक रसं क्षौद्रे ही रक्तवांति हरम पिबे। हाँ हाँ, तो इसके बारे में तो थोड़ा सोच सकेंगे। अभी सरक्त छर्दी ये ज्यादातर इसोफेजियल वराइसिस ड्यू टू लिवर सिरोसिस, ये काफी लोगों में देखा जाता है। और राजयक्ष्मा उरक्षत में भी ये पाया जाता है। अभी राजयक्ष्मा अधिकार चल रहा है, तो शायद इसी में सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लिवर सिरोसिस में उसके बारे में सोच सकते हैं क्या, थोड़ा देखेंगे। विनिष्कम भस्म सूतस्क निष्कैकम स्वर्ण भस्मकम शुद्ध गंधक निष्कौदौ चूर्णयित्वा चित्रकद्रवहि द्वियामान्ते विशोष्यथ तेन पूर्या वराटिका। वराटान् मृन्मये भाण्डे रुद्ध्वा गजपुटे पचेत् स्वाङ्गशीतं विचूर्ण्याथ पोट्टलिं हेमगर्भिताम्। मृगांक वच्चतुर्गुंजम भक्षितम राजर्षि। अलग तक रस म्हणजे काय? अळता ऐसा कहते हैं, ये लाल रंग का होता है, मेहंदी जैसे कुछ है। इसको मदयंती का तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने भी इतना ही सुना है।
और मराठी भाषांतर में अळता इस प्रकार से करते हैं। तो ये उपलब्ध होगा शायद, पूछना चाहिए। और मदयंती का इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं क्या, ये थोड़ा देखें। तो दो निष्क भस्म सूत, एक निष्क स्वर्ण भस्म, शुद्ध गंधिक निष्क 2, और चित्रक द्रव से भावना दे, द्विव्यामांते विशोष्याथ तेन पूर्या वराटिका, और फिर वराटिका में भरे। वराटान मृण्मय भांडे रुद्वा गजपुटे पचे, और वो मृण्मय भांडे में रखकर गजपुट दे। स्वाग्नश्रुतम विचूर्ण्याथ पोट्टलिम हेम गर्भिता। तो एक्चुअली पोट्टली नहीं है ये, इसमें हेम स्थित है, सुवर्ण स्थित है, इसलिए हेमगर्भ पोट्टली कहा गया है उसको। मृगां कवच चतुर्गुंजम भक्षितम राजयक्ष्मण। Bharatanatyam dancers put it on their hands like mehendi. ओके, पर अड़ता लाल कलर है, ऐसा ही लगाता जो बाजार में मिलता, लाल कलर है। ओके, तो क्या चीज है देखना चाहिए, अड़ता या अलग तक, लेकिन उपमान के रूप में ये बार बार आता है। स्वयं अग्नि रसम खादित निष्कम राजयक्ष्मण। तो स्वयं अग्नि रस ये जो पीछे बताया गया था वो राजयक्ष्मा के लिए अच्छा है। तो वराटिका का प्रयोग करके उसमें ये पारा गंधक वगैरह सब डाल के पुट देकर उसका सेवन करे, ये एक अहम चीज इस प्रकार की हो सकती है। लोकनाथ रस में भी वैसा ही कहा गया है। तो कपर्दिक की क्या खासियत है, थोड़ा देखना पड़ेगा। अतः पंचामृत रसः भस्मसूताभर लोहानां शिलाजत विषम समम गुडुचि त्रिफलाक्वातैः संस्कृतं गुग्गुलं मृतं नेपालताम्रं च सूतस्थाने नियोजयेत्। एकीकृत्य द्विगुञ्जं तद् भक्षयेत् राजयक्ष्मणः पंचामृतरसो नाम यनुपानं च पूर्ववत्। तो अभ्रक लोह सूत पारद अभ्रक और लोह, इनका भस्म शिलाजतु और विष बत्सना, ये सब गुरुचि त्रिफलाक्वाथ ही संस्कृतम गुग्गुलु, और इसके साथ में गुरुचि त्रिफलाक्वाथ से संस्कृत गुग्गुलु। ये थोड़ा सा गुग्गुलु और त्रिफला दोनों के क्वाथ से करवाना। मैं वैद्य भट्ट के पास जाता था, उनके यहाँ ये त्रिफला और गुरुचि दोनों के क्वाथ से ही गुग्गुल शुद्ध करते थे। दातार गुरु जी के अनुसार केवल त्रिफला क्वाथ में भी करते हैं इस प्रकार से। तो ये ज्यादा जगह गुरुचि और त्रिफला दोनों का निर्देश है। मृतं नेपाल ताम्रंच सूत स्थाने नियोजयेत्, और नेपाल ताम्र भस्म पारद के जगह है प्रयोग कर ले, तथा ताम्र भस्म एक भाग। तो सूत स्थाने का मतलब सूत जितना है उतना ही वो लेना है, ऐसा ठीक रहेगा थोड़ा सा। एकीकृत्य दिगुंजन तद भक्षयेत् राजयक्ष्मण, और ये राजयक्ष्मा के लिए करेंगे। पंचामृत रसो नाम अनुपानम ही पूर्ववत। तो रसगंधक लोहाभ्र शुल्भ भस्म समांशकम, ये पाठ आरोग्यवर्धिनी का भी है। तो ये पंचामृत, ये जो संज्ञा है प्रवाल पंचामृत, ये तो सभी समुद्रीय इस प्रकार के है। और पंचामृत परपट्टी में भी यही द्रव्य है। तो पंचामृत का क्या मतलब है?
वत्सनाभ को अमृत कहा जाता है और ये पांचों अमृत जैसे है, ऐसा थोड़ा सा संबंध रहेगा। तो पारद, अभ्रक, लोह, ताम्र, शिला जतु और गुगुल, ये योग है। इसमें बाकी कुछ नहीं कहे, द्विगुंजम सब एक इकट्ठा करना है, इतना ही है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा अवेलेबल है क्या। ये बनाना काफी आसान है। हरित क्षीराज गंधाभ्याम जयंती व क्षयापः। क्षीर और राजगंधा के साथ जयंती क्षयापह है। राजगंधा का इन्होंने अश्वगंधा किया है। पंचामृत रस के समीपस्थ का प्रयोग होने से प्रतीत होता है कि पूर्वानुपान के साथ राजयक्ष्मा को दूर करता है, अथवा पंचामृत रस सेवन के बाद दूध तथा अश्वगंधा चूर्ण के साथ जयंती स्वरस का अनुपान क्षय रोग को नष्ट करता है, ऐसी प्रतीति हो रही है। अन्यथा रस प्रकरण में ये जयंती का प्रयोग अप्राकरणिक हो जाएगा। हाँ, वैसे काफी जगह ये वनस्पतियों का पहले जैसे बताया वो प्रयोग आए हैं, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्षय शामक रसः तुल्यं पारदगंधकं त्रिकटुकं ताभ्यां रजः कम्बुजम् तैस्तुल्यं भवेत् कपर्दभसितं स्यात् पारदाट्टङ्कणं पादांशं सकलैः समानमरिचं लीयात् क्रमात् साज्जकम् यावन्निष्कमितं भवेत् प्रतिदिनं मासात् क्षयः शाम्यति। इसमें उसको लोकनाथ रस किया है। पारद और गंधक तुल्य त्रिकटुकम, और त्रिकटुक भी उसके समान। ताभ्याम रजः कंबुजम, गंधक एक भाग, त्रिकटुक दो भाग, कंबुज शंख भस्म दो, दोनों के बराबर चार भाग। ताभ्याम रजः कंबुजम तैस्तुल्यम भवेत कपर्द भसितम, उस सभी के हिसाब से उतना कपर्द भस्म देना है। स्यात् पारदा टंकणम, और पारद जितना है उतना टंकण लेना है। शुद्ध टंकण पारद के चतुर्थांश भाग, पादांशम, हाँ उसका। सकल समान मरीचम, और सभी के समान मरीच। लियात क्रमात् साज्जकम, तो चतुर्थांश टंकण समान भाग, मरीच का चूर्ण 16 भाग। इन सबों को एकत्र घोटकर कांच के पात्र में रख ले। इसके बाद इसमें से एक रत्ती की मात्रा से बढ़ाते हुए एक निष्क 3 ग्राम पर्यंत घृत के साथ प्रतिदिन सेवन करें, तो 1 मास में क्षय रोग शांत हो जाता है। नियात क्रमात् साज्जकम यवनिष्कमितम भवेत् प्रतिदिनम। तो एक रत्ती की मात्रा से, ये रत्ती कहाँ पे लाया है, यावन निष्कमितम, निष्क मात्रा होने तक सेवन कराते रहे। तो ये सिर्फ इकट्ठा करना इतना ही है। मासात क्षय शाम्यति। तो पारद, गंधक, त्रिकटुक, शंख, कपर्द, टंकण और मरीच, इतना ही है।
तो अ, बनाना थोड़ा आसान है वास्तव में। इसको इन्होंने लोकेश्वर क्या क्षय सामक रस हिंदी में किया है और यहाँ पे लोकनाथ किया है। क्षयोपद्रवे लोकनाथ रसः रसस्य भस्मना हेम पादांशेन प्रकल्पयेत्। तो चतुर्थांश स्वर्ण भस्म, एक भाग रस भस्म, गंधकं द्विगुणं दत्वा मर्दयेत् चित्रकाम्बना, 2 गुना गंधक लेकर चित्रक जल से मर्दन करे। चराचरास्ये संपूर्य टंकणेन निरुद्य च, तो वराटिका में भरकर टंकण से निरोध करके भांडे चूर्ण प्रलिप्त क्षिप्त्वा रुंधित मृत्स्नया। तो चूर्ण प्रलिप्त इस प्रकार के भांड में रखकर मत संधिबंध करे। मुत्स्नया रुंधित मुत्स्नया शोषयित्वा पुट्टेत् गर्ते अरत्नि मात्रे अपराह्नके। तो गर्त में सूखने के बाद पुट दे, अरत्नि मात्रे अपराह्न के, अरत्नि मात्र और शाम को पुट देना है। स्वांग शीतलम उद्धृत्य चूर्णयित्वा विन्यसेत् एष लोकेश्वरो नाम पुष्टि वीर्य विवर्धना गुंजा चतुष्टयं चाज्यम मरीचैव मरीचैश्च समन्वितम्। ये काफी आसान है बनाने के लिए। लोकेश्वर रस। हाँ हाँ हाँ। पुष्टिवीर्य विवर्धना गुंजा चतुष्टयं चाज्यम मरीचैश्च समन्वितम्। तो 4 गुंजा मरीच और घृत के साथ देना है। ये पुष्टि वीर्य विवर्धन, ये इसकी खासियत है थोड़ी सी। आप तक इस प्रकार की फलश्रुति तो नहीं दिख रही थी। तो ये लोकेश्वर रस मिलता है क्या देखना चाहिए। खादत परमया भक्त्या लोकेशे सर्वदर्शिनी अंगकारश अग्निमांदे च कासहित्य रसो येयम्। लोकेश सर्वदर्शिनी। मरीच का चूर्ण मिलाकर घुते के साथ उत्तम श्रद्धा के साथ लोकनाथ रस में सर्वदर्शी भावना के साथ सर्वदर्शी उत्तम भक्ति पूर्वक सेवन करें। लोकेश, लोकेश का मतलब तो परमेश्वर होगा। सर्वदर्शी तो ये सब देखने वाला है, सर्वदर्शिनी तो परमेश्वर सब देखने वाला है। इस प्रकार की परम भक्ति के साथ इसके खाइए। अंगकार्ष अग्निमांद कास हिक्का रसो ही अयम मरुचैर्घृतम संयुक्त ही प्रदातव्य दिनत्रयम्। 3 दिन देना है। लवणम वर्जय तत्र साज्यम सदति भोजनम, लवण नहीं देना है और घृत और दही के साथ भोजन देना है। एकविंशत दिनम यावन मरीचम सघृतम पिबेत, और फिर 21 दिन मरीच सघृत इस प्रकार का पान करे। पथ्यम मृगांकवदेयम शयित उत्तान पादतः, मृगांकवत पथ्य देना है और उत्तान पाद इस प्रकार से सोना है। वमने संप्रवृत्ते तो गुणम गुड़ुचि द्रवम आहरे, अगर वमन होता है तो गुड़ुचि द्रव देना है। मधुना पायत सार्धम दग्ध वृंताकम आशयेत, और दग्ध वृंताक मधु के साथ दे दे। स्नानम शीतलतोयेन मूर्ध्निधारा विनिक्षिपेत, शीत जल से स्नान और मूर्ध में धारा डाले। जाते श्लेष्म विकारे तो कदली फलम आहरे, पुष्पातन मरीचे सार्धम भोजे श्लेष्मनुत्तये। तो कफ विकार होता है तो कदली फल लेकर वो भर्जन करके मरीच के साथ लेना है।
कफ दूर करने के लिए। आर्द्रकम मधु मिश्रम वा गुणार्द्रकम अथापि वा वृष्ट्वा कुस्तुम्बरी माशान निस्तुषांश चूर्णे तथा शर्करा घृत मिश्रण तद दधीत अरुचि शांति। ये तो अदरक मधु के साथ या गुड़ार्धक इस प्रकार से भी कफ के लिए दे दे। वृष्वा कुस्तुम्बरी माशान, अरुचि की शांति के लिए कुस्तुम्बरी माश निस्तुषांश चूर्ण ततः निस्तुषमाशा कुस्तुम्बरी शर्कराघृत शौद्रम मिश्रम शर्कराघृत मिश्र करके तद्दीत अरुचि शांते। वृष्ट्वा कुस्तुम्बरीं सम्यक् घृते शर्करया पिबेत् एता मरीच संयुक्ता यावत् वांति प्रशांति। ते कुस्तुम्बरी यानी कि कोथिंबीर, कोरिएंडर, इसके ये तो औषध 3 ही दिन देना है और फिर बाद में मरीच घी के साथ देना है। मृगांक रस की तरह पथ्य रखे और विशेषकर उत्तानपाद होकर शयन करे। तो ये भी थोडा अजीब है, उत्तानपाद स्थिति में शयन। ते पाठीवर झोपायचं आणि पाय थोडे वर करायचे, तो पाँव के नीचे कुछ रखना है ताकि वो थोड़े से ऊपर आ जाए। इसके सेवन करने से वमन होने लगे तो गुड़ुचि का स्वर शहद के साथ पान कराए तथा साथ में बैंगन को भूज कर खिलाए। शीतल जल से स्नान कराए तथा सिर के ऊपर जल की धारा गिराए। कफ विकार हो जाने पर केला का फल लेकर तथा उसको भूनकर उसमें मरीच का चूर्ण मिलाकर कफ विकार को दूर करने के लिए खिलाए। अथवा अदरक का रस शहद मिलाकर अथवा अदरक तथा गुड़ खिलाए। अथवा धनिया तथा उड़द को भूनकर, कुस्तुम्बरी को धनिया ही लिया है, तथा उड़द का छिलका निकाल कर चूर्ण करे और शक्कर तथा घृत को मिलाकर अरुचि को दूर करने के लिए सेवन करे। धनिया को घृत में भूनकर तथा शक्कर मिलाकर तथा इलायची का चूर्ण एवं मरीच का चूर्ण मिलाकर जब तक वमन शांत न हो जाए तब तक पान कराए। तो कुस्तुम्बरी का मैंने तो सोचा था कि कोथिंबीर होगी, लेकिन ये धनिया की ही बात कर रहे हैं। तो उसको भून के घृत और शर्करा और एला मरीच संयुक्त करके जब तक वांति रुकती नहीं तब तक देना है। अजमोद विडंगंच पिष्टवा तक्रेण पाए। अजमोद और विडंग ये पेशन करके तक्र से पान कराए। कृमिको प्रशांत्यर्थम क्वाथम वातघ्न मुस्तयोः संस्कृत्य दुग्धिका वन्न विरेकम च प्रयोजय। कृमिकोप अगर इसमें हो जाता है तो उसके लिए वातघ्न और मुस्त इस प्रकार का क्वाथ संस्कृत्य दुग्धिका वन्न विरेके च प्रयोजय दे दे और दुग्धिका का वन्नी संस्कार करके विरेक के लिए प्रयोग करें। कृमि प्रकोप की शांति के लिए अजमोद तथा वायुविडंग को मट्ठा के साथ पीसकर पान कराए। पिष्टा तक्रण पाए, ठीक है। कृमि प्रकोप, हाँ, तथा अथवा एरंड की जड़ तथा नागर मोथा, यानी वातग्न का एरंड ऐसा ही अर्थ किया है, क्वाथ पान कराए। इसके प्रयोग करने से या अन्य कारणों से अतिसार हो जाए तो दुग्धिका की आग में पुटपाकवत पकाकर दुग्धिका को आग में पुटवा तथा रस निकालकर प्रयोग करें। विरेक है, अच्छा। तो विरेक अगर होता है तो ये करना है। ईषद पृष्ठा जयाचूर्णम खादे मधुना खादे। हाँ। अथवा जया के चूर्ण को थोड़ा भूनकर शहद के साथ रात को भक्षण करें। शरीर में वेदना होने पर घृत से शरीर को मर्दन कर रोगी को रब जलम जल से स्नान कराइए और लोकनाथ रस का स्मरण करता रहे। ये लोकनाथ रस अंगतोदय घृतेन अंगम मर्दयित्वा उष्णवारिणा
स्नापयेद रोगिणं वैद्य लोकनाथंच संस्मरेत। तो लोकनाथ यानी कि ईश्वर अगेन, तो उसका स्मरण करते रहे इस प्रकार से। ये काफी अजीब है। तो वैसे बनाने में ज्यादा तकलीफ नहीं है, सिर्फ विभिन्न अनुपान और ये साज्य मरीच की बात जो की जाती है, मरीच अच्छा प्रमाथी द्रव्य है और धातुष्मा का अपचय और स्रोतरोध, ये दो संप्राप्ति में अहम मुद्दे हैं। तो शायद उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मरीच का प्रयोग ज्यादा दिया गया और वो उसका वीर्य सहन हो इसलिए घृत के साथ देना है। और 3 दिन ही देना, बाकी 21 दिन तो मरीच को घृत के साथ देना है इस प्रकार से। तो शायद इन सभी के बारे में अलगता से सोचेंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो सकाळी 6:30 इसी समय पे होता है। सोमवार, मंगळवार और बुधवार चरक का वाचन रहता है, तो याच वेळेला असतं सकाळी। निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरतिभुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्य